जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। आज हो चुका है 14 जून और एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आज की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप बहुत ध्यानपूर्वक नोट करते चलिएगा। आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे पूछे गए सवाल। पहला सवाल हमसे पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते। दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल था, आप सबको पता होगा, कई बार हमने इसको लेकर डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों हमने इसको ऐसे याद किया था, आपको दोस्तों याद होगा। भारत ने दोस्तों कुल कितने पदक जीते थे? कुल 7 पदक जीते थे। कितने? 7 पदक जीते थे, जिसके अंदर दोस्तों 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और दोस्तों इसी लाइन में से आज 2 सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं? 2। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2। और दोस्तों दूसरी शिफ्ट में सवाल पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं? 4। ये 2 सवाल आपकी परीक्षा में आज पूछे गए। दोस्तों बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक। अगला वाला टोक्यो ओलंपिक दोस्तों कहां होगा, यानी कि 33वें क्रम का। अगर आपसे पूछ जाए 33वें क्रम का ओलंपिक कहां होगा? पेरिस में। इसको भी आप लिख लें, सवाल अच्छा है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। और दोस्तों ये 32वें क्रम का कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है टोक्यो जापान में हुआ था। अपने भारत देश का दोस्तों कौन सा स्थान था? 48वां स्थान था। कौन सा? 48वां स्थान था अपने भारत देश का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक। इसमें भारत देश ने कुल कितने पदक जीते थे? कुल 19 पदक जीते थे। कितने? 19 पदक जीते थे। और भारत देश का दोस्तों कौन सा स्थान था? कुल 24वां स्थान था अपने भारत देश का। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? सत्रिया नृत्य, मणिपुरी नृत्य, उड़ीसी नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य। दोस्तों आपको बता दें गुरु बिपिन सिंह, इनका संबंध है मणिपुरी नृत्य से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नाम यहां पर मैं आपको और नोट करा देता हूं, जैसे कि सत्रिया। सत्रिया से दोस्तों कौन संबंधित है? श्रीमद शंकर देव। श्रीमद शंकर देव, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है सत्रिया नृत्य से। और सत्रिया कहाँ का दोस्तों क्लासिकल नृत्य है? आपको याद होगा असम का। कहाँ का है? असम का। आप कमेंट करके बताएं असम का पुराना नाम क्या था। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। बात करते हैं ओडिसी नृत्य। यहाँ से दोस्तों मैंने आपको 2 नाम याद कराए थे, केलुचरण महापात्र। कौन दोस्तों? केलुचरण महापात्र। इनका संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम, यहां से आपको याद रखना कल्याणी अम्मा। दोस्तों कल्याणी अम्मा का संबंध किससे? मोहिनी अट्टम से है। इसको भी आप ध्यान में रखें। और मोहिनी अट्टम दोस्तों कौन से भगवान ने दोस्तों किया था? तो आपको याद होगा भगवान विष्णु। मैंने आपसे पूछा है कि असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। कामरूप असम का पुराना नाम था। और दोस्तों आपको याद होगा आईआईटी गुवाहाटी, यहां पर दोस्तों परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया है। इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का, अवसादी, परतदार, रूपांतरित। दोस्तों आपको बता दें चूना पत्थर ये किसका उदाहरण है? ये अवसादी का उदाहरण है। और दोस्तों अवसादी या परतदार ये दोनों एक ही बात होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आप उसको अवसादी भी बोल सकते हैं और परतदार भी बोल सकते हैं। दोस्तों आग्नेय शैल, इनके कोई 2 उदाहरण आपको कमेंट कर बताने हैं। आपको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा राम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, शिवदयाल साहब। दोस्तों आपको बता दें स्वामी वो राधा स्वामी सत्संग, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिवदयाल साहब। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों याद कीजिएगा महात्मा ज्योतिबा फुले, इनने दोस्तों क्या किया था? सत्य शोधक समाज। इसको आप लिख लें, सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज। ये दोस्तों किसका समाज है? महात्मा ज्योतिबा फुले से संबंधित है। और महात्मा ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है बहुत ही फेमस, आपको याद होगा गुलामगिरी। और दोस्तों सत्य शोधक समाज ये कहाँ का समाज था? ये दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है। ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, इसको आप लिख कर रखें। बात करते हैं आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने दोस्तों 1867 में, कब? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। किसकी?
प्रार्थना समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती, दोस्तों आपको याद होगा 1875 में इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी दोस्तों रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से संबंधित हैं। दोस्तों जब जब नीति निर्देशक तत्व की बात आई है तब तब मैंने दोस्तों आपको इसके भाग बताया है। आज आपकी परीक्षा में सवाल हूबहू पूछा गया है। आप कल वाली क्लास उठाकर देख सकते हैं, इसका डिस्कस हमने कल वाली क्लास में किया था। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कौन से भाग में है? तो आपको याद होना चाहिए भाग 4। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको याद होगा भाग 3, इसके अंदर दोस्तों क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार। क्या दिया हुआ दोस्तों? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में दिया गया है? तो आपको याद रखना है भाग 3 में। और डीपीएसपी किस में दिए गए हैं? भाग 4 में। अगर आपसे पूछ लिया मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 4A। इसको भी आपको नोट करके रखना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आपको ऑप्शन में भाग 5 दिख रहा है, ये दोस्तों संघ सरकार से संबंधित है। यानी कि दोस्तों संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग नंबर 5 है। इसमें आपका राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। ये सब चीज़ें दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगी? ये सबकी सब भाग 5 में आएगी। तो आपसे अगर सवाल राष्ट्रपति का पूछे, उपराष्ट्रपति का पूछे, कार्यपालिका का पूछे, या दोस्तों आपसे कोई सा भी सवाल सुप्रीम कोर्ट का पूछ ले, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना ये सब चीज़ें कौन से भाग में? भाग नंबर 5। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे पूरे सवाल को। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे दोस्तों अगला पूछा गया है कि अनुच्छेद 51A इसका संबंध किससे है? बहुत ही सिंपल सवाल है, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। आपको याद होगा अनुच्छेद 51A इसका संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य से है। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको याद होगा 1976 का कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1976। और दोस्तों आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। और दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा जाता है। और 51 आर्टिकल 51A यानी कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। पोषण संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल नंबर 47 में पोषण संबंधी अधिकार की बात कही गई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसके अंदर है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 50। इसमें दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अंतर्राष्ट्रीय शांति ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 51। अगर आपसे आर्टिकल नंबर 51 पूछे तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, लेकिन 51A ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपने सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन बना था? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों आपको याद होगा महिला एशिया कप 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। इसको जीता किसने था? अपने भारत देश ने जीता था। किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था, यानी कि उपविजेता कौन बना था? तो आपको दोस्तों याद होगा श्रीलंका बना था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश। ये दोस्तों आपको याद रखने हैं सारे फैक्ट। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता पुरुष एशिया कप, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि पुरुष एशिया कप इसका विजेता कौन बना था, तो आपको याद होना चाहिए इसका विजेता बना था दोस्तों श्रीलंका। इसका विजेता बना था कौन? श्रीलंका इसका विजेता बना था। और दोस्तों किसको हराया था? श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था पुरुष एशिया कप में। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है, यहां से भी सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है। दोस्तों बात करते हैं अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। जीता कौन था? अपना भारत देश। हमने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। ये सवाल भी आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे अगला पूछा गया है कि विश्व भारती सोसाइटी की स्थापना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, श्री वल्लभाचार्य, रामकिशन परमहंस। दोस्तों आपको याद रखना है विश्व भारती सोसाइटी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको आप लिख लें, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये दोस्तों राष्ट्रीय गीत और इन्होंने क्या लिखा है? राष्ट्रीय गान।
ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान के द्वारा दोस्तों कब अपनाया गया, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है, आपको नोट करना है 24 जनवरी 1950 को दोस्तों इसको अपनाया गया था। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। श्री दोस्तों वल्लभाचार्य, ये दोस्तों किसके गुरु थे, आपको दोस्तों याद होगा, ये सूरदास जी के गुरु थे। किसके? सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी को लेकर, रामकिशन मिशन। दोस्तों रामकिशन परमहंस, आपको दोस्तों याद होगा रामकिशन परमहंस किसके दोस्तों गुरु थे, आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। इतनी फैक्ट आपको नोट करने हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें क्लास। 100% आपकी आगामी परीक्षाओं में इस क्लास से 100% सवाल आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लेता है, ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको दोस्तों इसको याद रखना है, कुल दोस्तों ये 27 दिन लेता है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। 27 दिन 6 घंटे ये दोस्तों एग्जैक्ट टाइम है, इसको आप थोड़ा याद रख लें। आपको दोस्तों ऑप्शन में ये 6 घंटे भी देकर पूछ सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहां से कुछ फैक्ट मैं आपको और नोट करा देता हूं, ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैंने कल भी फैक्ट बताया था, आज भी बता रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए आंतरिक ग्रह कौन से हैं, आंतरिक, तो आपको लिखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मैं बोल रहा हूं, इनको आप लिख लीजिएगा। आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और दोस्तों बाह्य ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, यानी कि वरुण सबसे बाह्यतम ग्रह है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों ये सबके सब सूर्य से एक सीधी रेखा में लगे हुए ग्रह हैं। तो आपसे दोस्तों सूर्य से इनका स्थान भी पूछे तो आपको ऐसा ही बताना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये दोस्तों 8 ग्रह हैं, बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं। इनको आप ऐसे ही याद करेंगे, कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली, बिहार। दोस्तों 2011 की जनगणना आपकी परीक्षा में डेली पूछी जा रही है, तो आप दोस्तों 2011 की जनगणना अच्छे से पढ़कर जाएं, 1 से 2 सवाल आपका सही हो जाएगा। दोस्तों 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो आपको दोस्तों नोट करके रखना है, हरियाणा का था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया था सबसे अधिकतम लिंगानुपात किस राज्य का था, तो आपको दोस्तों याद रखना है ये केरल का था। सबसे कम कहाँ का था? हरियाणा का। सबसे अधिक कहाँ का था? केरल का। अब दोस्तों कुछ बातें कर लेते हैं 2011 की जनगणना को लेकर। दोस्तों जनगणना कितने वर्षों के दौरान होती है, जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो आपको ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे सवाल पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस यूटी का है, यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आपका जवाब होना चाहिए नई दिल्ली। ये 4 सवाल मैंने बताए हैं, इनको आप अच्छे से नोट करके रखें। इनसे एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि जनगणना कितने वर्षों के दौरान होती है, इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है कि शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कब की? 1897, 1901, 1902, 1903। तो आपको दोस्तों याद रखना है शांति निकेतन की स्थापना कब की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने? 1901 में की थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों 1897 में क्या हुआ था, हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। रामकिशन मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों एक सवाल पूछा गया था कि श्री राम के वनवास का कार्यकाल
कितने समय का था? बच्चों वाला सवाल है, बच्चे बच्चे को पता है 14 वर्ष का था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लोमस ऋषि किस गुफा में वास करते थे? ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। बराबर की गुफा, भीमबेटका की गुफा, वैदिक कालीन गुफा, पासवान की गुफा। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये सवाल दोस्तों बराबर की गुफा आपका राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे पूछे गए हैं जिसका दोस्तों आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि वो कहां से आए हैं, लेकिन दोस्तों इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आ रहा है, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जायज़ सी बात है कि इसकी कट ऑफ भी अच्छी खासी जाने वाली है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि इंदौर घराने के संस्थापक किसे माना जाता है? पंडित बिरजू महाराज को, आमिर खान को, उस्ताद अब्दुल करीम खान को या उस्ताद अब्दुल वहीद खान को? दोस्तों आपको बता दें इंदौर घराने का संस्थापक किसको माना जाता है? आमिर खान को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोस्तों बॉलीवुड के जो एक्टर हैं आमिर खान वो नहीं है, ये दूसरे हैं। आमिर खान को दोस्तों इंदौर घराने का संस्थापक माना जाता है। अब दोस्तों ऑप्शन में उस्ताद अब्दुल करीम खान और उस्ताद अब्दुल वहीद खान इन दोनों का नाम आया है। तो आपको याद रखना है किराना घराना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। किराना घराना, किराना घराना, इसकी दोस्तों संस्थापक कौन है? ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, सवाल अच्छा है आपकी परीक्षा में बन सकता है। पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट कर कर बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, इन तीनों का संबंध एक शास्त्रीय नृत्य से है, उसका नाम आपको कमेंट कर कर ही बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि कजरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अच्छा सवाल है और दोस्तों सरल सवाल है। तो आपको याद होगा कजरी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश है। दोस्तों आपको याद होगा कजरी हो गया, नौटंकी, चरकुला, ये सब लिख लीजिएगा आप। चरकुला, नौटंकी, कजरी, इन सबका संबंध कहाँ से? ये सबका संबंध है उत्तर प्रदेश। इतनी बातें आपको नोट करनी है। झारखंड का दोस्तों आपको याद रखना है छऊ, पाइका, सरहुल, ये सब भी आपको नोट करने हैं। दोस्तों माफ कीजिएगा कल की क्लास में मैंने आपको करगम, दोस्तों कौन सा? करगम, करगम, दोस्तों आपको मैंने करगम ये दोस्तों झारखंड से बता दिया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये करगम दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। किससे? तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों मानवीय भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। करगम कहाँ का है? तमिलनाडु। और दोस्तों एक गलती और हुई थी, जट जाटिन, ये भी मैंने आपको दोस्तों भूलवश आपको झारखंड लिखवा दिया था। तो जट जाटिन दोस्तों कहाँ का है? बिहार का है। इन दोनों सवालों को आप वहाँ से करेक्ट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ आपको दोस्तों याद होगा पंथी, पंथी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? छत्तीसगढ़। और दोस्तों पिंडवानी नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पिंडवानी नृत्य, इसका संबंध कहाँ से? छत्तीसगढ़। और पिंडवानी नृत्य की दोस्तों फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई, इसको भी आप नोट करें। दोस्तों कल के सवाल को आप करेक्ट कर लेंगे। करगम कहाँ का है? तमिलनाडु। जट जाटिन का संबंध कहाँ से? बिहार से। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे अगला पूछा गया है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? ये सवाल शायद हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था, आज आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। अबुल फजल, हुसैन सांग, अल बरूनी, इब्न बतूता। आपको याद रखना है दोस्तों किताब उल हिंद ये किसकी पुस्तक है? ये अल बरूनी की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अबुल फजल, इनकी दोस्तों कल पुस्तक आई थी अकबरनामा, अकबरनामा, ये किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की पुस्तक है। हुसैन सांग, इनकी एक पुस्तक है CU की, CU की, ये किसकी पुस्तक है? हुसैन सांग की। इब्न बतूता दोस्तों इनकी एक पुस्तक है रहेला, रहेला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की। ये सवाल भी आपको नोट करने हैं, सवाल अच्छे हैं, आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी सिरका, विनेगर को ही कहते हैं सिरका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण अम्ल मैं आपको नोट कराता हूँ। दोस्तों विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है एसिटिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। दोस्तों आमाशा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको याद होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको कहते हैं अम्लराज, इसको आप नोट करके रखें। सिट्रिक अम्ल दोस्तों ये किसके अंदर पाया जाता है? जल्दी से आपको बताना है। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के अंदर, नींबू के अंदर। एक होता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल,
टार्टरिक अम्ल ये पाया जाता है इमली के अंदर। किसके अंदर? इमली के अंदर। और दोस्तों लैक्टिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? दूध। जहां भी दोस्तों लैक्ट वर्ड आपको मिल जाए आप समझ लीजिए दूध वाला दोस्तों हमसे पूछ रहा है। दोस्तों बात करते हैं मैलिक अम्ल को लेकर। आपको याद होगा मैलिक अम्ल दोस्तों कहां पाया जाता है? सेब के अंदर पाया जाता है। और दोस्तों एक होता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल। ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों लाल चींटी में पाया जाता है। ये सवाल भी आपको नोट करने हैं। इतने सवाल थे जो मैंने आपको नोट कराए। दोस्तों आपको याद होगा पीएच पैमाना, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा की गई थी। इसको भी आप कहीं लिख लें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी थी? दोस्तों कल आपसे सवाल पूछा गया था कि पुरुष की साक्षरता दर कितनी है। आज सवाल पूछा गया है कि महिला की साक्षरता दर कितनी है। तो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था इस सवाल को लेकर। महिला की साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों पुरुषों की। पुरुष की दोस्तों साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो आपको याद होगा 74.04%। और केरल साक्षरता दर के मामले में पहले स्थान पे था। कितनी थी? 93.91%। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अब दोस्तों आपको कमेंट कर कर बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी दोस्तों फर्टिलिटी रेट कितनी है। जल्दी से आपको कमेंट कर कर बताना है इसकी फर्टिलिटी रेट। ये सवाल आपके दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम सीमा क्या थी? ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा कमेंट कर कर। ये दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है, इसको भी आप थोड़ा याद रख लें। दोस्तों चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। आपको याद होगा। और मेगास्थनीज आपको लिख लीजिएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। और इनकी एक पुस्तक है इंडिका। ये सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है, इसको भी आपको नोट करना है। सवाल अच्छा है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? शायद ये सवाल पूछा गया है कि नहीं, इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है कि यह सवाल पूछा गया कि नहीं। आइए दोस्तों हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ पर नोट कराता हूँ। गांधी इरविन समझौता हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। 5 मार्च 1931। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोस्तों 5 मार्च, ये दोस्तों बिल्कुल एनसीईआरटी की ऑथेंटिक डेट है, इसको आप सही मानेंगे। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आपको दोस्तों याद होगा 23 मार्च 1931। इसको क्या हुआ था? सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी। आपको याद होगा ये डेट। 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कहां पर हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। 1929 में दोस्तों क्या हुआ था? आपको याद होगा लाहौर अधिवेशन हुआ था। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमने कल भी डिस्कस किया था। बात करते हैं 1930। इसमें दोस्तों 2 चीजें हुई हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नंबर दूसरा दोस्तों क्या है? नमक कानून को तोड़ने के लिए डांडी यात्रा शुरुआत की गई थी। अब जल्दी से आप कमेंट करके बता दें कि डांडी यात्रा की शुरुआत कब से कब तक हुई थी। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है, पूरी डेट आपको बतानी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। गुलाबो और सपेरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये सब सवाल ऐसे सवाल हो चुके हैं जो दोस्तों बच्चे को पता लग गए होंगे। गुलाबो और सपेरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बच्चे को पता है, राजस्थान से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। गुलाबो हो गया, सपेरा हो गया, कालबेलिया और दोस्तों गणगौर, इन सब का संबंध कहां से है? राजस्थान। ये बातें आपको नोट करनी है, अच्छे सवाल हैं। दोस्तों तमिलनाडु का क्या है? करगम। ये मैं दोस्तों यहां पर लिख देता हूं, करगम। और बिहार का जट जाटिन। ये सवाल दोस्तों कल गलत हो गए थे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इनको आप ठीक कर लीजिएगा। दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना ये गरवी। दोस्तों गरबा तो सबको पता है कहाँ का है? गुजरात का। लेकिन ये गरवी का संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर ही देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि मानव द्वारा बनाया गया पहला खाद कौन सा था? दोस्तों आपको पता होगा यूरिया को दोस्तों पहले ही दोस्तों प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। किसके द्वारा? होलर के द्वारा। आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, अच्छे सवाल हैं। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है बीपी, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन। अगर दोस्तों एलपीजी लीक हो जाती है तो अच्छों का बीपी बढ़ जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन दोस्तों किसके अंदर पाया जाता है?
एलपीजी के अंदर। और दोस्तों मीथेन गैस दलदली भूमि हो गया, दलहनी फसलें हो गई इन, और दोस्तों जो भैंसें जुगाली करती हैं तो कौन सी गैस निकलती? मीथेन गैस। ये सवाल भी अच्छे सवाल हैं, आपके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान किस राज्य से है? दोस्तों हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है उद्गम स्थान, आज आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो आपको याद होगा महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती हैं। और कहां पर है? महाराष्ट्र, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। इसको भी आपको नोट करने हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नोट करा रहा हूँ, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इसको आप लिखेंगे। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों आपको मैं लिखवा देता हूँ, नर्मदा नदी, नर्मदा, कावेरी और गोदावरी, ये तीनों नदियां आपको लिख लेनी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती? अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती। कावेरी नदी ये दोस्तों कोडागू जिला है, एक कोडागू जिले है, यहाँ से निकलती है। गोदावरी दोस्तों त्रिम्बकम की पहाड़ी, त्रिम्बकम की पहाड़ी से निकलती है। ये तीनों सवाल भी आपको याद रखने हैं। और कृष्णा नदी पर दोस्तों कौन कौन से बांध स्थित हैं? याद कीजिएगा, अलमाटी बांध और दोस्तों नागार्जुन सागर बांध, ये दोनों बांध किस नदी पर स्थित हैं? कृष्णा नदी पर स्थित हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों एक सवाल पूछा गया था कि ऐ दिल है मुश्किल गीत को किसके द्वारा गाया गया? दोस्तों इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अरिजीत सिंह इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कुछ सवाल ऐसे हैं जो दोस्तों बच्चों वाले सवाल पूछे गए, इनका कोई मतलब नहीं था। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट को कब पारित किया गया? तो आपको दोस्तों याद रखना है 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित किया गया था। आपको दोस्तों ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है कि ऐरावतेश्वरा मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? यहाँ से दोस्तों मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट देने वाला हूँ, इनको आप नोट कर लें। यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में 100% बनने वाला है। दोस्तों ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? चोल वंश। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और चोल वंश के शासक थे दोस्तों राजराज सेकंड, इसको भी आप थोड़ा लिख लें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जो दोस्तों किस वंश ने बनवाए ये मैं आपको नोट करा देता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए एलोरा के मंदिर, कौन से दोस्तों? एलोरा, एलोरा के मंदिर दोस्तों ये किस वंश के शासक ने बनवाए थे? तो आपको याद होगा राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाए थे। और राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन है? कृष्णदेवराय फर्स्ट, कृष्ण फर्स्ट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको आप पूरा लिख लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये सब उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक ने बनवाया था, गंग वंश। इन सब चीज़ों को आप लिख लें, आपकी परीक्षा में छपेंगे सारे सवाल। गंग वंश, और गंग वंश के शासक कौन? नरसिंहदेव फर्स्ट, नरसिंहदेव फर्स्ट। अब दोस्तों बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों ये किस वंश के शासक ने बनवाए थे? और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ये दोस्तों चोल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, चोल शासकों के द्वारा। और दोस्तों चोल शासक कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए राजराज प्रथम। अब दोस्तों एक बचता है खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर ये दोस्तों किसने बनवाए थे? तो आपको याद होगा खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, चंदेल शासक, चंदेल शासक, चंदेल शासक के द्वारा बनवाए गए थे। और कौन सी शैली में बने हुए हैं? तो आपको याद होगा पंचायतन शैली में बने हुए हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 19A, 20, 22 या BOC दोनों। तो आपको ध्यान में रखना है गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22। इतनी चीजें आपको नोट करके रखनी है। आर्टिकल नंबर 19(1)A इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति को बोलने का फ्रीडम, चुप रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 19(1)A। कमेंट कर बताएं उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में उल्लिखित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन बना। भारत बना है, इंग्लैंड बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है, दक्षिण अफ्रीका बना है। ये दोस्तों पुरुष वाला हमसे पूछा गया है। आपको ध्यान में रखना है T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 इसका विजेता कौन बना था। आप सबको याद होगा इंग्लैंड बना था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आपको नोट करके रखना है। और इंग्लैंड ने दोस्तों किसको हराया था, तो आपको याद रखना है उपविजेता। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लैंड ने हराया था पाकिस्तान को। तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, इंग्लैंड। इसको आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉमनवेल्थ गेम 2026, अगर आपसे पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम 2026 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होने वाला है। अब दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की बात आई है तो आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम में भारत का कौन सा स्थान था, भारत का चौथा स्थान था। और दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 61 पदक जीते थे। और दोस्तों कुल कितने गोल्ड मेडल थे, 22 गोल्ड मेडल थे। ये तीनों आंकड़े आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं तीनों आंकड़े। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे अगला पूछा गया है कि छठ पूजा का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों बच्चों के द्वारा ये सवाल भेजे गए हैं, आप कमेंट करके बताएं ये सवाल पूछे गए हैं कि नहीं। दोस्तों छठ पूजा का संबंध कहां से है, तो बच्चे को पता है इसका संबंध है बिहार से। आइए दोस्तों असम, केरल और हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि असम में दोस्तों अंबुबाची का मेला लगता है। काहे का, अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला ये दोस्तों कहां पर लगता है, असम के अंदर लगता है। और कौन से मंदिर में लगता है, कामाख्या माता मंदिर, आपको याद होगा। और दोस्तों केरल से आपको याद रखना मकर विलक्कू त्योहार, मकर विलक्कू त्योहार का संबंध कहां से है, केरल से है। कौन सा मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। कौन सा, सबरीमाला मंदिर। तो आपसे सवाल पूछा सकता है कि सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है, केरल में। हिमाचल प्रदेश दोस्तों आपको याद होगा, जो दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों क्या कहते हैं, पोंगल। और दोस्तों गुजरात में क्या कहते हैं, उत्तरायण। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, माघ साझी। इसको आप नोट करके रखें, माघ साझी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, खिचड़ी मेला। ये चारों सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि लेक लाडकी योजना का संबंध किस राज्य से है। क्या ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया कि नहीं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लाडकी होगा, लेक लाडकी। इस योजना का संबंध कहां से, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और महाराष्ट्र की एक योजना और है जीन बैंक परियोजना, जीन बैंक परियोजना। ये दोस्तों कहाँ की योजना है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र की। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं त्रिपुरा की एक योजना है अर्न विद लर्न योजना कहाँ की, त्रिपुरा। और एक योजना दोस्तों और है चाश्रमी कल्याण योजना। इसका संबंध कहां से, इसका संबंध भी त्रिपुरा से ही है। कर्नाटक की दोस्तों एक योजना है, आपको याद होगा, विनय समरस योजना। और काशी रथ यात्रा, इसको आप रट डालें, काशी रथ यात्रा। इसका संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिल्कुल मत लगा के आइएगा। इसका संबंध कहां से, कर्नाटक से है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है कि सरसों के तेल में कौन सा एसिड पाया जाता है। यह सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर आंसर देख लेना है। सरसों के तेल के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और इरूसिक एसिड और ओलेक एसिड पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर इन तीनों में से आपके ऑप्शन में कोई सा भी ऑप्शन दे रखा होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चोल काल में बेट्टी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। यह सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, चोल काल दोस्तों इसके अंदर बेट्टी शब्द का जो प्रयोग करते थे वो एक प्रकार का कर होता था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों चोल साम्राज्य और ये गंग वंश, ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी हैं क्लास के अंदर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। आपको दोस्तों याद होगा आर्टिकल 25 से 28।
25 से 28 है। इसके अंतर्गत क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब आपके ऑप्शन में अगर 25 दे रखा था, 26 दे रखा था, 27 दे रखा था या 28 दे रखा हो, चारों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके ऑप्शन में दोस्तों इन चारों में से अगर कोई सा भी आंसर मौजूद था तो वही आपका सही जवाब होगा। दोस्तों कमेंट कर कर बताएं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कौन से आर्टिकल में है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया, यह सवाल भी आपसे पूछ लिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है लोकसभा का गठन कब हुआ है, 1952 में। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको एक ट्रिक याद होगी सरला, मैंने कई बार आपको नोट भी कराया है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 79, और राज्यसभा का उल्लेख किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 80। लोकसभा का दोस्तों उल्लेख है आर्टिकल नंबर 81। 79, 80, 81 इनको आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब दोस्तों लोकसभा की बात आई है तो आपके ध्यान में एक बात आनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 108 इसमें किसका उल्लेख है, ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख है, यानी कि संयुक्त बैठक का उल्लेख है। इसको दोस्तों बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको याद होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष, और इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। ये तीनों पॉइंट आप कहीं लिख लीजिएगा, आपकी परीक्षा में छपेंगे सवाल। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक सवाल पूछा गया था कि रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम किसने शुरू की है, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो आपको दोस्तों याद रखना है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है, मेघालय के द्वारा। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से मैं आपको और नोट कराता हूं। मेघालय, इसकी राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। दोस्तों आपको याद होगा गारो, खासी, गारो, खासी और जयंतियाँ। गारो, खासी और जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती, मेघालय में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती, मानसराम चेरापूंजी में होती है, आप सबको पता है, लेकिन कौन सी पहाड़ी के नीचे होती, तो आपको याद रखना ये खासी पहाड़ी के नीचे होती है। ये सवाल आपके एसएससी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। अगर दोस्तों आपको याद हो शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं, तो आपको याद होगा शिलोंग में मनाते हैं। दोस्तों नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको भी आप थोड़ा याद कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे पूछा गया कि वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये सवाल भी हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है, इनका संबंध है कुचिपुड़ी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों कुचिपुड़ी की बात आई तो आपको इनका एक नाम और याद रखना, राधा रेड्डी। राधा रेड्डी, इनका संबंध किसके है, इनका संबंध भी कुचिपुड़ी से है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी से कितने नाम हो गए, वेम्पति चिन्ना सत्यम, राधा रेड्डी, और दोस्तों क्या नाम है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका संबंध किसके है, इनका संबंध भी है दोस्तों किससे, कुचिपुड़ी से। और एक नाम है दोस्तों मृणाली साराभाई, मृणालिनी साराभाई। ये चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों। दोस्तों मणिपुरी से संबंधित कौन है, आपको याद होगा झावेरी बहनें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भरतनाट्यम से दोस्तों कौन संबंधित है, रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका संबंध किससे, भरतनाट्यम। और ये यामिनी कृष्ण मूर्ति और मृणाली साराभाई, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। दोस्तों कॉमन कौन कौन है, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित है और भरतनाट्यम से भी संबंधित है। इसका आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है पेपर के अंदर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक सवाल हमसे पूछा गया था कि पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, बच्चों वाला सवाल है, बच्चे को पता है। इसका सही आंसर क्या होगा, भगवंत मान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी है, 107, 117। और दोस्तों एक सवाल आपको और याद रखना, एक विधायक एक पेंशन योजना। एक विधायक एक पेंशन, एक विधायक एक पेंशन योजना का संबंध कहां से है, ये पंजाब की योजना है। बात करते हैं एकनाथ शिंदे, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के, आपको याद होगा। और सबसे युवा स्पीकर कौन है, राहुल नार्वेकर। इस सवाल को भी आप लिख लें, आपकी परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जाएगा सवाल।
कॉनरेड संगमा और नेफ्यू रियो। इनका जवाब तो आपको कमेंट कर देना है। आप सब जानते हैं अभी नागालैंड और दोस्तों कहां पर, मेघालय में चुनाव हुए थे। आप कमेंट करके बताएं इन दोनों में से कौन नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, कौन मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। आपको एक मुख्यमंत्री और याद रखना है, कौन, तो आपको दोस्तों याद रखना है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मानिक शाह। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है परमाणु क्रमांक संख्या होती है 7। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो बच्चे को पता है मिल्खा सिंह किससे संबंधित है, ये धावक हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कुचिपुड़ी किस प्रकार के संगीत के साथ गाया जाता है, ये सवाल भी आपसे पूछा गया है, तो आपको नोट कर लेना है कुचिपुड़ी दोस्तों किस संगीत के साथ गाया था, कर्नाटक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और कुचिपुड़ी का संबंध कहां से है, तो आपको याद होना चाहिए आंध्र प्रदेश से है। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो आज आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे सारी शिफ्टों के अंदर। यही सवाल हमको प्राप्त हो पाए हैं जो मैंने आपको एक सटीक एनालिसिस के साथ बता दिए। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसा लगा आज का एनालिसिस। अगर आपका भविष्य में एग्जाम है तो इस क्लास को देख कर जाइएगा और पैटर्न को समझ कर जाइएगा। आपकी परीक्षा में 100% सवाल पूछे जा रहे हैं सारे एनालिसिस से। दोस्तों एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ, वो भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि अगर जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाएगी तो दोस्तों जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल भी आज की परीक्षा में पूछा गया। अब आज का होमवर्क का आपका सवाल है, आपको कमेंट करके बताना है कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके होमवर्क का सवाल है। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में दे रखा है। इसकी डेली पीडीएफ वहां पर शाम को अपलोड कर दी जाती है। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।